नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, कहा दूसरे चरण में बीजेपी हो गई है ख़त्म। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने भाजपा की विदाई की कर ली तैयारी, कहा दूसरे चरण के बाद तो बीजेपी का पूरी ही तरीके से दोस्तों मामला जब्त हो गया। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई है। बताएंगे आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री का हिंदुत्व वाला डंका नहीं बच पा रहा है दोस्तों। मुस्लिम वाला कार्ड फिर फेल हुआ, दूसरे चरण में बीजेपी को खानी पड़ी मुंह की। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चिप की वो जांच करा सकेगा, 45 दिन तक चुनाव आयोग को रखना पड़ेगी। बताएंगे क्या कहा, जनता ने इस पर क्यों भड़क गई। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे को सपोर्ट ज़रूर करें। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल देश के असल मुद्दों को गायब कर कर जानबूझकर देश में धर्म के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी की ये चालाकी नहीं चलने वाली। राहुल गांधी ने कहा कि बस अब तो वो दिन आ गया करीब जब प्रधानमंत्री रोना शुरू कर देंगे। अब किसी को भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री कब स्टेज पर अब रोने वाला नाटक शुरू करेंगे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास दो ही हथकंडे, या तो रो दो या फिर हिंदुत्व का कार्ड खेल दो। प्रधानमंत्री ने पहले चरण का चुनाव बेकार होने के ऊपर प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के दौरान फिर से उनका हिंदुत्व वाला कार्ड खेला और राजस्थान में एक बयान दिया, ऐसा बयान दिया जो मुस्लिमों के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये फिर से जो है आपकी सारी संपत्तियां उनको बांट देंगे जो घुसपैठिए हैं या फिर जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि मुसलमान। जबकि प्रधानमंत्री पहले चरण से पहले अपने आप को अलग रख रहे थे इन सबसे कि मेरी छवि सुधर जाए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही दिखा कि पहला चरण हार गए तो दूसरे चरण की तैयारी में लग गए, लेकिन कल मुंह की खानी पड़ी। दूसरे चरण में भी दोस्तों बीजेपी का बुरा हाल हुआ। उल्टा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई। आप समझिए, राम मंदिर का मुद्दा था, राम राज्य लाने वाली बात थी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने घर से निकल कर मोदी को वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब आप समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में वोट मिले वो भी योगी के नाम पर मिले, मोदी के नाम पर नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, कहा उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है बीजेपी और योगी दोनों को दोस्तों मना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, न योगी के काम आ रहा है भाषण, ना मोदी के काम आ रहा है। दोनों दोस्तों बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। दरअसल आपको बता दे चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा इन्होंने सारे कार्ड खेले। इन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, इन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों राम मंदिर का जिक्र किया। हर भाषण में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार एक चीज़ दोहराते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। क्या दोस्तों राम मंदिर इन्होंने बनवाया? पैसा जनता का था, जगह जनता के पैसों से खरीदी गई। यही नहीं, ये जो जगह थी ये कांग्रेस ने दोस्तों अनिवार्य की थी राम मंदिर के लिए। उसी जगह पर राम मंदिर बना है। बताया जाता है जहां बाबरी मस्जिद का बहाना लिया गया, वहाँ जहां बाबरी मस्जिद थी वहाँ तो मंदिर बना ही नहीं है। उस जगह को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया खाली, बल्कि मंदिर तो उस जगह बना है जो पहले से ही कांग्रेस ने तय करके रखी थी राम मंदिर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी बड़ी चालाक है। ज़मीन कांग्रेस ने तय की थी, राम मंदिर उसी ज़मीन पर बना, बाबरी मस्जिद बिना किसी वजह तोड़ी गई क्योंकि वहाँ पर तो कुछ बनाया ही नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ इस मुद्दे को गर्म करने के लिए मस्जिद को तो शहीद करवाया, जबकि दोस्तों मस्जिद तोड़ने के लिए कोई वो था ही नहीं। वही मस्जिद को शहीद करना ज़रूरी, राम मंदिर बिना मस्जिद तोड़े भी बन सकता था। लेकिन जानबूझकर दोस्तों ये चीज़ें की गई ताकि इस मुद्दे को हवा दी जाए। और अब नरेंद्र मोदी बार बार कहते फिरते हैं मैंने राम मंदिर बनवाया। लेकिन दोस्तों मुझे मज़ा इस बात का आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि कम से कम उन लोगों को मुँह की खानी पड़ी है जो राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब चुनाव आयोग के खिलाफ नियम बदल दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो ईवीएम के जो चिप थी उसको नष्ट कर दिया करता था चुनाव आयोग। अब वो चिप को दोस्तों 45 दिन तक रखना होगा। अगर किसी को भी गड़बड़ी की आशंका है तो वो 4 से 5 दिन के अंदर इसकी शिकायत दर्ज करके उस चिप को दोस्तों चेक करवा सकता है। और उस चिप को चेक कराने के साथ साथ आपको बता दें जो खर्चा है वो खुद का होगा, निजी खर्चा उसके खर्चे पर करा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बात पर लोग भड़क गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन अगर जो चिप चेक कराने वाला उसकी चिप सही निकलती है
तो उसको उसका पैसा दिया जाएगा चेक कराने के लिए। अब आप समझिए दोस्तों, लोगों ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। उन्होंने कहा कि आपको पैसों की पड़ी है, अगर चिप में गड़बड़ी निकली तो जिसको जीतना था उसका क्या होगा, दूसरे को वोट मिल जाएगा और आप कहना कि आपको पैसा मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये भी है कि मतलब अगर गड़बड़ी निकली तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है, जो सच में जीता है उसको जीता वो घोषित किया जाएगा। या फिर दोस्तों, अगर दोबारा से चुनाव कराने की बात की जाती है उस जगह पर जहाँ घोटाला हुआ, तो ये तो खैर गलत ही होगा, क्योंकि पहले जिसको जिताया है उसको ही जीता वो घोषित करना होगा। लेकिन देखेंगे इस पर क्या है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि कल वीवीपैट और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उस पर ये सारी बातें की गई। ये भी कहा गया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पर्चियाँ हाथों से गिनी जाती हैं अब उनको मशीन से गिना जा सके, ताकि दोस्तों मशीन सही आंकड़ा बताए कि कितनी पर्चियाँ किसके नाम पर पड़ी हैं। मतलब जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं उनको मशीनों से गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि और बार कोड की भी बात कही गई कि पर्चियों पर बार कोड दिया जाए, तो इससे कम से कम पता चल जाएगा। तो अब ये चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ सुनाई गई। हालांकि वीवीपैट वाला मुद्दा जो है वो ज़्यादा इस पर कोई अच्छा फैसला नहीं आया है, लेकिन ठीक है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले अब किसी गलत फहमी में मत रहना, दूसरे चरण में ही बीजेपी अब तो पता चल ही गया होगा कि तुम लोग भाजपाइयों जा रहा हो सत्ता से बाहर। दरअसल दोस्तों, आप समझिए बीजेपी का डैमेज कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों ज़ोरदार झटके लग रहा है। एक के बाद एक चुनाव में दोस्तों कम वोटिंग होना बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों राम राज्य का खूब डंका बजाया गया, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि ना इनकी बिहार में चली ना ही जो उत्तर प्रदेश में चली। आपको बता दें, त्रिपुरा वोटिंग के मामले में नंबर 1 रहता है। अब की बार भी त्रिपुरा में नंबर 1 वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। बंगाल में लोग दोस्तों घरों से निकल कर वोट डाल रहे हैं। इन दो जगहों की बहुत तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है त्रिपुरा और बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप समझ रहे हैं, बंगाल की हवा तो ममता बनर्जी के इधर है और त्रिपुरा की हवा किधर है ये आप अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। बिहार में दोस्तों तेजस्वी और राहुल का जलवा है। महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है उद्धव और राहुल के सामने। मतलब आंधी आने वाली है उद्धव और राहुल की, ये समझ लीजिए महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से मुझे कम उम्मीद थी विपक्ष के लिए। अखिलेश के आने के बाद ये था कि हाँ, अखिलेश यादव को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन मुझे इसी बात का थोड़ा था कि उत्तर प्रदेश के लोग धर्म के नाम पर वोट डाल देते हैं, ज़्यादातर योगी के नाम पर। लेकिन अब की बार दोस्तों बीजेपी का वो कार्ड चल ही नहीं पा रहा है। दरअसल दोस्तों, दुनिया को आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक आप एक ही चीज़ को बोलते रहोगे, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और कब तक जनता को मूर्ख बनाकर वोट लोगे? एक बार तो जनता भी खड़ी हो जाएगी कि बस बहुत हो गया यार, क्या मिल रहा है इससे हमें, लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, हमारी जेब में 2 रुपये आ रहा है, उल्टा महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। और आप समझिए धर्म के नाम से कोई फ़ायदा नहीं होता है, देश में नुकसान ही है। आपको बताते चले दोस्तों, आज प्रियंका गांधी की गुजरात में रैली में गरजी प्रियंका गांधी, मोदी सरकार को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, आज गुजरात में प्रियंका गांधी की रैली है दोस्तों। गुजरात में जाकर प्रियंका गांधी ने क्षत्रिय समाज का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें, क्षत्रिय समाज पर के लोग बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया जाए। क्षत्रिय समाज दोस्तों राजा महाराजाओं का होता था। ऐसे में बीजेपी के एक नेता जो गुजरात से खड़े हुए हैं, उन्होंने राजा महाराजाओं के बयान पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कई राजा महाराजाओं में कई ऐसे लोग थे बड़े बड़े, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए, या फिर दोस्तों उनके साथ जान बचाने के लिए, ख़ास कर जिन्होंने हमले किए थे उनसे जान बचाने के लिए कई राजा महाराजाओं की बहन बेटियां उनके साथ सो गई थी। अब आप समझिए कितना अश्लील बयान दिया है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था। बस एक ही लोग थे जिन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, वो थे दलित। तो दलितों की तारीफ़ करते हुए उन्होंने राजा महाराजाओं के परिवार को ऐसा बता दिया कि उसमें कई महिलाओं ने यौन संबंध बनाने के लिए जो यहाँ पर उनसे कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए थे और उनके साथ मिल गए थे, अपनी वो तक दाव पर लगा दी थी इज्जत। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके का बेतुका बयान, वो भी क्षत्रिय समाज के लिए। तो अब क्षत्रिय समाज भड़क गया। उनका कहना है हमारी बहन बेटी महिलाओं पर एक तरीके का लालछन लगाया गया बीजेपी नेता द्वारा कि जो है उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था। और ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ बहुत बुरी भी बोली गई है।
तो इसीलिए क्षत्रिय समाज लगातार बीजेपी का विरोध कर रहा है, लोगों से गुजरात में अपील कर रहा है कि फिलहाल बीजेपी को वोट ना दिया जाए। प्रियंका ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी महिलाओं का अपमान करने के लिए ही जानी जाती है। कभी ये मंगलसूत्र का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी क्षत्रिय समाज की महिलाओं को बताते हैं। दोस्तों आप समझिए ऐसा वैसा, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किसी की भी इज्जत नहीं करती। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कम वोट होने पर गोदी मीडिया ने पीटा सर। गोदी मीडिया दोस्तों अब चला रही है झूठी न्यूज़ है। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया को ये तो पता चल गया कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात की चिंता हो रही है कि अपनी डूबती हुई नैया को कैसे बचाएं, इसलिए गोदी मीडिया के जरिए अपना झूठा प्रचार कराने में लग गई है बीजेपी। दरअसल दोस्तों एक भी गोदी मीडिया चैनल मुँह से ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कह रहा, कई चैनल है जो कह भी रहे हैं, लेकिन बहुत कमी से। जो मेन चैनल है दोस्तों वो इस न्यूज़ को गायब कर रहे हैं कि मोदी सरकार का जो मैजिक है वो इस चुनाव में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये बात तो कांग्रेस 1 साल पहले से कह रही है कि अब मोदी मैजिक नहीं रहा, और वो बात बिल्कुल सच भी है। आप एक नई गाड़ी लेकर आते हैं, आपको बहुत शौक होता है कि मैं ये गाड़ी चलाऊँगा। जब वो गाड़ी आप चलाने लगते हैं तो आपका शौक मर जाता है क्योंकि वो पुरानी हो जाती है। ऐसे ही मोदी सरकार जब 2014 में आई तो जनता को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ अच्छा करेंगे। 2014 के बाद 2019 आया, उसमें भी मोदी सरकार को जनता ने सोचा चलो अभी 5 साल हुए हैं, शायद एक बार और मौका देते हैं नरेंद्र मोदी को। 2019 में फिर प्रधानमंत्री की सरकार बनवाई, लेकिन दोस्तों उसके 5 साल बाद तो प्रधानमंत्री जो देश के लिए ख़तरनाक साबित हुए, काले कानूनों की झड़ी लगा दी, किसान विरोधी बिल, ट्रैफिक रूल्स, और जो है दोस्तों तमाम अग्निवीर योजना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जाती हैं। हर चीज़ में प्रधानमंत्री फेल हुए हैं। लोगों ने 10 साल वोट देकर देखा, अब जनता भी समझ चुकी है कि इन्होंने 10 साल में सिर्फ एक चीज़ ज़ोरों शोरों से की, वो है दोस्तों हिंदू मुसलमान। इन्होंने मुसलमानों को हर जगह टारगेट किया और सिर्फ हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए इनको लगा कि हिंदू भाइयों को खुशी मिलती है हिंदू मुसलमान करने से, तो चलो हम यही करते हैं। जबकि दोस्तों ये बात झूठ है। आधे से ज़्यादा हिंदू भाई ऐसे हैं जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, जो ये मानते हैं कि देश में भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर योगेंद्र यादव बोले दूसरे फेस के चुनाव में साफ पता चल गया कि बीजेपी खिसक गई है 250 पर। आप समझिए अभी तो दूसरे चुनाव में ही, अब तीसरा होगा तो क्या होगा, चौथा चरण होगा तो क्या होगा, 5वां चरण होगा तो क्या होगा, बीजेपी का सफाया होगा। मुझे दोस्तों न जाने क्यों राहुल गांधी की वो भविष्यवाणी सही लग रही है कि पहले उन्हें लग रहा था बीजेपी 180 पर सिमटेगी, लेकिन अब तो 150 पर ही सिमटने वाली है बीजेपी। और दोस्तों जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा जश्न होने वाला है। मैं तो यही कहूँगा देश से कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर इंडिया गठबंधन को वोट करो। अपन तो खुलेआम प्रचार करते हैं दोस्तों, खुलेआम बोल रहे हैं, अपन इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि एक पत्रकार क्या चाहता है, आज़ादी, आज़ादी से बोलना, आज़ादी से सच्चाई बताना। लेकिन आज हमारी मेन मिनिस्ट्री मीडिया जो है वो मोदी सरकार के दबाव में काम करती है। वो वही बोलती है दोस्तों जो मोदी सरकार चाहती है। प्रधानमंत्री के दिन भर बखान करना, इधर फ़ोटो खिंचा लिया तो दिन भर वो चलाना। प्रधानमंत्री ने तालाब में डुबकी मार दी तो मानो कोई ऐसा काम कर दिया जो आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं, इससे पहले किसी ने डुबकी ही नहीं मारी। दिन भर ये चलाना, कभी गुफा में घुस कर बैठ गए प्रधानमंत्री तो दिन भर ये बताना। आप समझिए ये मीडिया है, जबकि मीडिया को तो ये बताना चाहिए कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। जो बीजेपी बेईमानी की बात करती है वो कैसे बेईमानों को अपनी गोद में बिठा लेती है। क्यों प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? एक दिन पहले अजीत पवार और पूरी एनसीपी को घोटालेबाज बता रहे थे, दूसरे दिन अजीत पवार को अपनी गोद में बिठा लिया। एक दिन पहले नीतीश कुमार को गालियां दे रहे थे, कह रहे थे कि नीतीश कुमार अब तो तुम कभी बीजेपी में नहीं आ पाओगे, और दूसरे ही दिन वापस नीतीश कुमार को बीजेपी में ले लिया। जिसकी बात एक दोस्तों उसका बाप एक, सिंपल सी बात है। और जिसकी बात एक नहीं, आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल कम वोटिंग के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि जनता समझ चुकी है कि बीजेपी सिर्फ देश को तोड़ रही है और कुछ नहीं कर रही। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो अपने नेताओं को सीख देती है कि मैदान में उतरते से ही हिंदू और मुसलमान का मोर्चा खोल देना।
दरअसल दोस्तों अभी बीजेपी की नेता प्रेमलता के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने मस्जिद के अंदर तीर का निशान कर कर चलाया। यही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी उनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ से आप किसी को भी बस एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो या हद से हद 2 बार। आप बार बार उसी चीज़ को अप्लाई करोगे तो नहीं। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने फर्स्ट चरण तक कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। जैसे ही पहला फेज बीजेपी हारी, उसने दूसरे फेज से हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। अब जब वो दूसरा फेज भी हार गई तो अब क्या करेगी ये देखना होगा, क्योंकि हिंदुत्व वाला कार्ड भी कोई काम अब की बार नहीं आया। कुछ गोदी चैनल है जो कहते हैं कि बीजेपी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव कब तक जीतेंगे, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि अब नरेंद्र मोदी के चुनाव पर हारने का समय आ गया। अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव, जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश में बहुत सारे पीएम आए, बहुत सारे चले भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री को दुनिया उनके अच्छे कामों के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि बुरे काम के लिए याद रखेगी। क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री का अच्छा काम कोई सा याद नहीं है और बुरे काम से कोई परहेज़ नहीं है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीके नारा हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जनता हमेशा मनमोहन सिंह साहब को उनके अच्छे कामों के लिए यूज़ करती है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ऐसे काम किए थे जिसके लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं कि अगर उन्होंने वो फैसला नहीं लिया होता तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई होती, बिल्कुल श्रीलंका की तरह। लेकिन दोस्तों आज भी मनमोहन सिंह साहब की लोग उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी पहले किया करते थे। उन्होंने अपनी इस उम्र में बहुत कुछ कमाया दोस्तों, लोगों की इज्जत कमाई। उन्होंने जो भी काम किया 10 साल में, आपको पता है मनमोहन सिंह साहब एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में जीडीपी सबसे ऊपर गई थी। और मैंने नरेंद्र मोदी के 2014 से पहले के इंटरव्यू देखे हैं, 2012-2013 के। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को घेरते रहते थे और कहते थे पेट्रोल डीजल की मार लोगों को आतंकवाद की तरह मार रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए। ये कौन कहते थे? नरेंद्र मोदी। उस वक्त मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे। आप समझिए क्या कह रहे थे कि आतंकवाद की तरह पेट्रोल डीजल की प्राइस मार रही है लोगों को। आज जब खुद सत्ता में आ गए तो पेट्रोल डीजल का दाम उससे ट्रिपल हो गया है, डबल हो गया है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी दोस्तों बोलने को तैयार नहीं है, मुद्दों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर जनता वोट क्यों देगी आपको? आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया दोस्तों चंडीगढ़ जैसा सूरत प्रकाश, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अभी हाल ही का कांड तो याद ही होगा सूरत में, कैसे सूरत में निर्विरोध बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया दलाल। जी हाँ, लेकिन ये कैसे हुआ? पहले तो बताया गया कि कांग्रेस के कैंडिडेट को एक तरीके से किडनैप कर लिया गया और 3 दिन तक उनको जब चुनाव आयोग बुलाता रहा वो गायब रहा। अब दोस्तों वो पैसों के बल पर उन्होंने ये किया या वो सचमुच किडनैप हुए थे, ये खैर बात की बात है, लेकिन जो भी किया बीजेपी ने किया। उसके बाद दोस्तों भी कांग्रेस का वो कैंडिडेट जिसको खड़ा किया गया था बीजेपी के सामने, वो नहीं आया तो उसका नामांकन रद्द कर दिया गया 3 दिन के अंदर। लेकिन उससे भी बड़ा खेल ये हुआ कि बाकी के जो लोग बीजेपी के कैंडिडेट के विरोध में खड़े हुए थे, जैसे ही कांग्रेस का कैंडिडेट का पर्चा निरस्त किया गया, वैसे ही दोस्तों उन कैंडिडेट ने भी अपने नाम वापस ले लिए। इससे क्या हुआ कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो निर्विरोध जीत गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि नोटा को भी एक वोट मांगा जाए, और अगर नोटा को सबसे ज़्यादा लोग दबाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोबारा चुनाव कराया जाए। आपको बता दें जो है गुजरात का उदाहरण, सूरत का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। आपको बताते चले ये याचिका दायर की गई है कि फ़िलहाल अगर जो निर्विरोध जीत होती है इसके खिलाफ एक वो आना चाहिए कानून, और निर्विरोध जीत को स्थगित करना चाहिए कि निर्विरोध कोई जीत नहीं सकता है। आपको बताते चले इसमें उदाहरण दिया गया कि ये देश के लोकतंत्र के लिए ख़राब है। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है और अगर वो नहीं आता तो उसको नामांकन रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद जो लोग हैं वो अपना नाम खुद वापस ले लेते हैं और बीजेपी कैंडिडेट को जिता देते हैं। तो आप समझिए ये तो फिर देश के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ हो रही है। इन चीज़ों को बदलना होगा दोस्तों, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं और अब फिर कह रहा है कि ये चीज़ देश के लिए ख़तरनाक साबित होती जा रही है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला लेता है। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो